दोस्तों, आप सब लोगों का BS एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत TGT PGT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको TGT PGT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। इसमें आप अपना आकलन कर सकते हैं और आपका कौन सा सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं उसको भी पता लगता है। जिस भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उसे आप अच्छे तरह से तैयारी करें। चलिए, इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 75 तक देख चुके थे। अब आज से हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 76। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसके पहले वाले सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर क्रमबद्ध रूप से आप देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, इस काव्य उक्ति या कथन में किस प्रकार की आलोचना पद्धति के दर्शन होते हैं? आपको बताना है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास में किस प्रकार की आलोचना पद्धति का प्रयोग हुआ है। गवेषणात्मक आलोचना का, भाववादी आलोचना का, निर्णयात्मक आलोचना का या व्याख्यात्मक आलोचना का? तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो ऑप्शन सी आपका निर्णयात्मक आलोचना का प्रयोग किया गया है। तो आपका सही सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 77। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य हैं। अब बताइए कि रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कौन हैं? तो रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि हैं, शंकुक हैं, मम्मट हैं या नंद किशोर हैं? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए भरत मुनि आपका सही हो जाएगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 78। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य परिभाषा के रचयिता हैं, यानी वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा है? आचार्य दंडी ने कहा है, राजशेखर ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है या आचार्य भोज ने कहा है? तो वाक्यम रसात्मकम वाक्यम किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 79। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। आपको वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है उसको पहचानना है। आशीर्वाद है, अकर्मण्य है, उपरोक्त है या सन्निकट है? तो आशीर्वाद भी आपका क्या है? सही है। अकर्मण्य भी आपका सही लिखा गया है, सन्निकट भी आपका सही लिखा गया है, लेकिन क्या उपरोक्त आपका गलत है। उपयुक्त ऐसे नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता? उपयुक्त। क्या लिखा जाता है? उपयुक्त लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका उपयुक्त लिखा जाता है, न कि उपरोक्त। आपका शुद्ध क्या माना जाता है? उपयुक्त शुद्ध माना जाता है। इस तरह से सी ऑप्शन सही है। 80 बताइए राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है? आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है। वीरगाथा काल की है, भक्ति काल की है, द्विवेदी युग की है या छावादी युग की है? बताइए, कमेंट कीजिए किस युग की है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि राम की शक्ति पूजा या किसकी रचना है। तो यह निराला जी की रचना। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ये किस युग की है? तो छायावादी युग की रचना मानी जाती है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 81। कूट के द्वारा आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सूची 1 एवं 2 को सुमेलित कीजिए और उसके आधार पर आपको कूट के द्वारा क्या करना है? सही
क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। वीर गाथा काल का समय बताना, आपको रीत काल का समय बताना, आधुनिक काल का समय बताना, भक्ति काल का समय को क्या करना, मिलान करना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि वीर गाथा काल का समय कब से माना जाता है, संवत 1050 से 1375 तक। किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। उसके बाद भक्ति काल का समय कब से माना जाता है, 1375 से 1700 तक। रीत काल का समय कब से माना जाता है, 1700 से 1900 तक माना जाता है। आधुनिक काल का समय कब तक माना जाता है, तो 1900 से अब तक के समय को आधुनिक काल समय माना जाता है। इस तरह से पहला का आपका क्या सही है, 4 सही है। पहला का 4, दूसरा का 3, तीसरा का 2 और चौथे का 1 सही ऑप्शन हो रहा है। इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ से भी हर एक परीक्षा में कोई न कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कर बनता है, इसको आपको सही तरह से याद होना चाहिए। अगला बताइए प्रश्न नंबर 82, नागमती वियोग वर्णन पद्धति। आपको बताना है कि नागमती वियोग वर्णन जो किया गया है इसकी पद्धति क्या है। खष्ट ऋतु वर्णन पद्धति है, 12मासा पद्धति है, ऋतु वर्णन पद्धति है या प्राकृतिक वर्णन पद्धति है। तो नागमती वियोग वर्णन की पद्धति कैसी है, 12मासा पद्धति है। इसमें 12 महीने के आधार पर वर्णन किया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 83, बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है, यानी भ्रमर गीत जो परंपरा चली थी उसको क्या कहा जाता है। संदेश काव्य कहा जाता है, दूत काव्य कहा जाता है, उपालंब काव्य कहा जाता है या विरह काव्य कहा जाता है। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा। आप लोग लास्ट में बताएंगे कि 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के तरह इसी तरह का वीडियो बना सकूं। और आपका कोई सुझाव है तो उसे आप दे सकते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा। तो भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को उपालंब काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उपालंब काव्य कहते हैं। आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। 84 बताइए, कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। आपको बताना है कि कनक का कौन कौन सा अर्थ होता है, कौन सा नहीं होता, वही आपका चुनाव करना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कनक मिश्र क्या होता है, सोना होता है। कनक मिश्र क्या होता है, धतूरा भी होता है। और कनक मिश्र क्या होता है, आटा भी होता है। आटा को भी क्या कहा जाता है, कनक कहा जाता है। तो कौन सा नहीं है, कन्या आपका कनक का अर्थ नहीं है। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। 85 बताइए, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है। उसको आपको क्या करना, चिन्हित करना कौन सा हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। शतायु नहीं है, मित्र नहीं है, अभिज्ञान नहीं है या नियर नहीं है। तो हिंदी भाषा का जो शब्द है वो क्या है, शतायु भी है, मित्र भी है, आपका अभिज्ञान भी है। तो कौन सा नहीं है, नियर आपका हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। डी ऑप्शन सही जवाब। अगला बताइए प्रश्न नंबर 86, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है। बताइए कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने भक्ति रस में भी, श्रृंगार रस में भी और वीर रस में भी तीनों पर अधिकार पूर्वक कविता लिखे हैं। वो कौन से कवि हैं, भूषण हैं, पद्माकर हैं, सूरत मिश्र हैं या मतीराम हैं। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपका होगा पद्माकर। ऑप्शन बी जितने लोगों ने चॉइस किया है उनका सही जवाब होगा। और आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वीर रस के रीतकाल में वीर रस के कौन कवि माने जाते हैं। तो भूषण रीतकाल के कवि माने जाते हैं जिन्होंने वीर रस में कविताएं या रचना लिखे हैं। प्रश्न नंबर 87 बताइए, मानव माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि
ब्रज भामिनी। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? बताइए कि यह पंक्ति किस कवि की है? नंददास की है, सूरदास की है, कृष्णदास की है या परमानंद दास की है? इस तरह से पंक्ति और कथन भी पूछे जाते हैं जिसको आपको सही तरह से तैयार करना है। बताइए इस पंक्ति के कवि कौन है? तो इस पंक्ति के कवि हैं सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। आपका बी ऑप्शन सही होगा। जिन लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है उनका सही जवाब होता है। अब प्रश्न नंबर 88 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? बताइए किसने विलायती उत्थान कहा था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा था। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। 89 बताइए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई? आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1937 में या 1938 में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रगतिशील लेखक संघ की सर्वप्रथम जो स्थापना हुआ था 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है। लेकिन भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुआ था। और जिसके संचालक कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी इसके संचालक बनाए गए थे, अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद्र जी, जो भारत में हुआ था लंदन पे। आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगर लंदन में पूछा जाए तो आपका 35 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन भारत में 1936 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुआ था यह भी पूछा जाता। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। यह ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर 90 बताइए, इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जीवनी परक उपन्यास है। उपन्यास तो सभी हैं, लेकिन कौन जीवनी परक उपन्यास उसे आपको बताना है। खंजर नयन है, भूले बिसरे चित्र है, झूठा सच है या ईदनम है? बताइए इसमें कौन सही जवाब होगा? तो आपको पता होना चाहिए भूले बिसरे चित्र यह किसका है? भगवती चरण वर्मा का। किसका है? भगवती चरण वर्मा का यह उपन्यास है। ईदनम किसका उपन्यास है? ईदनम आपका बताइए किसका उपन्यास है? ईदनम बताइए किसका उपन्यास है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैत्रेयी पुष्पा। किसका? मैत्रेयी पुष्पा का यह ईदनम उपन्यास है। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, एक पूछा जाता है इत्यलम। क्या पूछा जाता है? इत्यलम। यह क्या? एक कविता संग्रह है। इसके लेखक कौन है? तो अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे हैं। इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ईदनम क्या है? एक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। इत्यलम एक कविता संग्रह है। किसका है? तो अज्ञे का है। झूठा सच किसका है? तो झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। किसका है? यशपाल जी का उपन्यास है। खंजर नयन किसका है? तो खंजर नयन है अमृतलाल नागर का। किसका है? अमृतलाल नागर का यह क्या है? उपन्यास है। यही आपका जीवनी परक उपन्यास है। आपका ये ऑप्शन सही जवाब होगा। किसके जीवन पर लिखा गया है? तो यह सूर्य के जीवन पर लिखा गया, यानी सूरदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है खंजर नयन। एक और पूछा जाता है मानस का हंस। बताइए मानस का हंस किसका उपन्यास है? यह भी जीवनी परक उपन्यास है। किसका है? तो यह भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो यह किसके जीवन पर आधारित है? तो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है मानस का हंस, जिसके लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। प्रश्न नंबर 91 बताइए, मनु भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है? महाभोज है,
आपका बंटी है, त्रिशंकु है, एक फ्लैट सैलाब है। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मनु भंडारी का ये चारों क्या हैं, रचनाएं हैं। चारों रचनाएं किसकी हैं, मनु भंडारी की हैं। लेकिन कौन सा राजनीतिक विषय पर लिखा गया है, तो राजनीतिक विषय पर लिखा गया उपन्यास क्या है, महाभोज है। क्या है, महाभोज। आपका सही जवाब होगा ए। अब अगला बताइए प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में एक मनोवैज्ञानिक आलोचक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं। जॉर्ज लुकाच हैं, I.A. रिचर्ड्स हैं, कॉलरिज हैं या क्रोचे हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन है, कॉलरिज। आपका सी ऑप्शन सही होगा। जितने सी ऑप्शन को चॉइस किया है उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 93 बताइए, हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है। आपको बताना है कि हरि नारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है। तार सप्तक से है, दूसरा सप्तक से है, तीसरा सप्तक से या चौथा सप्तक से है। तार सप्तक की जो स्थापना हुई थी वह 1943 में हुआ था। किस में हुआ था, तो 1943 में हुआ था। किसने किया था, सो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने इसकी स्थापना किया था। यह एक काव्य संग्रह था जिसमें 7 कवियों को जोड़कर कितने सप्तक बनाए गए थे, 4 सप्तक बनाए गए थे। जिसमें पहले सप्तक का नाम तार सप्तक दिया गया, दूसरे सप्तक का नाम दूसरा सप्तक, तीसरे का तीसरा सप्तक, चौथे का चौथा सप्तक नाम दिया गया। इसमें आपको बताना कि दूसरे तार सप्तक के जो कवि थे वो हरि नारायण व्यास। आपका सही जवाब क्या होगा, दूसरा सही जवाब होगा। हरि नारायण व्यास क्या थे, दूसरे सप्तक के कवि थे। यहाँ से प्रश्न कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए सभी तार सप्तकों के नाम और उसके लेखक आपको पता होना चाहिए। दूसरे तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, तो हरि नारायण व्यास जी हैं, उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, शकुंतला माथुर जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती जी। ये 7 कवियों को मिलाकर दूसरा तार सप्तक बनाया गया था। इसमें से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि दूसरे तार सप्तक में कौन सी महिला थी। तो इसमें महिला कौन थी, तो शकुंतला माथुर इसमें महिला कवित्री थी, जिसे आपको ध्यान में रखना है। या इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि शकुंतला माथुर किस तार सप्तक से थी, तो आपको ध्यान रखना है दूसरे तार सप्तक से जुड़ी हुई थी। इस तार सप्तक को आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर एक परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न जरूर बनता है। 94 बताइए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह उक्ति या कथन किस लेखक का है। प्रताप नारायण मिश्र का है, प्रेम चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन का है, भारतेंदु का है या बालकृष्ण भट्ट का है। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। जिसने डी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 95 बताइए कि वस्तुनिष्ठ समीकरण या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिद्धांत का संस्थापक कौन है। जॉन कोरेन्सम हैं, T.S. इलियट हैं, एलेन रेट हैं, I.A. रिचर्ड्स हैं। बताइए कि वस्तुनिष्ठ समीकरण जिसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिद्धांत कहते हैं, इसके संस्थापक कौन हैं। इसके संस्थापक T.S. इलियट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, T.S. इलियट। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से एक कहानी शिव प्रसाद सिंह की है। यह जो कहानी दिया गया इसमें से आपको चॉइस करना है कि कौन सा शिव प्रसाद सिंह का कहानी है। हंसा जाए अकेला है, कर्मनाशा की हार है, जहाँ लक्ष्मी कैद है या मलबे का मालिक है। बताइए इसमें से कौन सा कहानी शिव प्रसाद सिंह का है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हंसा जाए अकेला किसका रचना है, तो मार्कंडेय का यह रचना है। जहाँ लक्ष्मी कैद है यह किसकी रचना है, तो जहाँ लक्ष्मी कैद है यह राजेंद्र यादव का रचना है। किसका कहानी है, राजेंद्र यादव का कहानी है।
मलबे का मालिक किसकी कहानी है? तो ये मोहन राकेश का। किसका? मोहन राकेश का कहानी है। तो आपका सही जवाब होगा शिव प्रसाद सिंह का कहानी कौन सा है? कर्मनाशा की हार। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, सांझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा या यारों के यार। ये सभी कृष्णा सोबती की रचना है। इसमें से कौन सा सांझी संस्कृत को विषय बनाकर लिखा गया है? तो बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो है सांझी संस्कृत को विषय बनाकर लिखा गया है। यह भी पूछा जाता है कि मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की। किसका? कृष्णा सोबती की। हम हसमत कृष्णा सोबती की रचना है। यारों के यार कृष्णा सोबती का रचना है। 98 बताइए, कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? आपको बताना है कि कौन सा नाटक भारतेंदु के पूर्ववर्ती है। प्रहलाद है, चरित है, आनंद रघुनंदन है, कलिकौतुक है या चंद्रसेन नाटक है? बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? कलिकौतुक रूपक जो नाटक है इसके लेखक कौन माने जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र। कौन माने जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र। इसे भी आपको पता होना चाहिए। और आपका आनंद रघुनंदन के लेखक कौन हैं? तो आनंद रघुनंदन के लेखक माने जाते हैं विश्वनाथ सिंह। जो रीवा नरेश थे विश्वनाथ सिंह, इसके विश्वनाथ सिंह, ठीक है, इसके लेखक माने जाते हैं। तो इसे भी आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आनंद रघुनंदन किसका है? भारतेंदु के पूर्ववर्ती कवि थे जिनकी रचना थी आनंद रघुनंदन। इसके लेखक कौन थे? तो विश्वनाथ जी थे, विश्वनाथ सिंह। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 99, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? बताइए कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रसलीन हैं, आलम हैं, पद्माकर हैं या केशव दास जी हैं? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो केशव दास जी हैं। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 100 बताइए, कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? बताइए इसमें कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? बालाबोधनी नहीं है, कवि वचन सुधा नहीं है, हिंदी प्रदीप नहीं है, श्री शारदा नहीं है। बालाबोधनी के लेखक कौन है? तो भारतेंदु जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और कवि वचन सुधा के भी लेखक कौन, संपादक कौन है? तो यह भी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसे भी आपको याद रखना है। श्री शारदा पत्रिका के संपादक कौन है? इसमें 3 कवि मुख्य रूप से थे। इसकी स्थापना 1920 में जबलपुर से हुआ था, जिसमें नर्मदा प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र, शालग्राम द्विवेदी जी थे। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका का संपादन किया था। तो आपको प्रश्न के अनुसार बताना है कि इसमें कौन से भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है? तो श्री शारदा पत्रिका भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। क्या है? छायावादी युग की पत्रिका मानी जाती है। तो आपका बी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही जवाब होता है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 101, चंद हसीनों के खतूत। यह तो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसकी रचना है, यह किसकी रचना है? आगा हसन, हस्र कश्मीरी का, मुंशी अजमेरी का, पांडे बेचन शर्मा उग्र का या मुंशी सदा सुखलाल का? तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। जिन लोगों ने सी ऑप्शन को चॉइस किया है उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए, मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ? आपको बताना है मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ है। तो मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? 1961 में, 1963 में, 1964 में या 19
1965 में हुआ था। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा, बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। तो 1964 में मुक्तिबोध का निधन हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 103। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले हैं, यानी राम भक्ति में रसिक संप्रदाय का शुरुआत किसने सर्वप्रथम किया था? रामचरण दास ने, जीवाराम ने, महाराज रघुराज ने या आचार्य कृपा निवास ने? तो बताइए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा सही होगा बताइए 103 में कौन सा सही होगा? तो आपका पहला सही हो जाएगा। रामचरण दास जी राम भक्ति संप्रदाय के शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 104 बताइए बादशाह दर्पण के लेखक कौन हैं? अब्दुल रहीम खान खाना हैं, राजा शिव प्रसाद सिंह हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या अबुल फजल हैं? तो बादशाह दर्पण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जिन लोगों ने सी ऑप्शन चॉइस किया है उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए 105। इन दुखिया अखियान को सुख सिर जो ही नाही, देखत बने न देखते अन देख अकुलाई। इस पंक्ति के कवि कौन है? यह दोहा किस कवि का है? देव का है, मतीराम का है, बिहारी का है या पद्माकर का है? बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। तो इस पंक्ति के लेखक कौन हैं, कवि कौन हैं? तो बिहारी जी हैं। कौन हैं? बिहारी जी हैं। इनको गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका 30 प्रश्न कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 30 प्रश्नों में से कितना आपका सही जवाब होता है। और इसी के साथ सभी लोग वीडियो को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं वीडियो बना सकूं। और अपने मित्रों को भी इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि आपका चैनल है, आपका परिवार है। इस परिवार को और बड़ा कीजिए और इसका चैनल का सपोर्ट कीजिए, जिससे हम मिलकर साथ साथ चल सकें और आप लोगों के लिए एक अच्छा कार्य कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।